हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका सक्सेस ऑन टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आप यहां पर फिटर, टर्नर मशीनिस्ट, ग्राइंडर और वेल्डर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आप वीक में 5 डेज ऑनलाइन एग्जाम भी दे सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया जाएगा। और यदि आपको जो भी एग्जाम हो रहे हैं यूपीआरबी, यूएनएल, यूपीएसएससी, इसरो, डीएमआरसी और एनएफसी से संबंधित जो भी एग्जाम है या फिर जो भी टेक्निकल कंपटीशन एग्जाम है, इनसे संबंधित आपको काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले हैं, तो आप पेपर को ज्वाइन जरूर करें। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराई जा रही है, तो वहां से आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जहां से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। ओके, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको प्रोवाइड हो सके। साथ ही इस वीडियो के अंत में आपको इस जो टॉपिक आज का चल रहा है, इस टॉपिक से संबंधित कुछ पीडीएफ प्राप्त होगी, कुछ आपको नोट्स प्राप्त होंगे जो कि बाय हैंड रिटन होंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें। हम अभी जो चल रहे हैं, हमारा चेंज गियर का टॉपिक चल रहा है। चेंज गियर से तात्पर्य होता है कि लेथ मशीन में जब चूड़ी काटी जाती है तो चूड़ी काटते समय किस किस प्रकार की गियर को अटैच किया जाता है, कौन कौन से गियर को चेंज किया जाता है, तो वो कंप्लीट एक चेन सिस्टम में आता है कि जो कि आपको चूड़ी काटने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। आपकी चूड़ी काटने के लिए सबसे मुख्य जो तंत्र होता है वो लीड स्क्रू होता है, और लीड स्क्रू तथा हाफ नट को एंगेज करके चूड़ियां काटी जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि मैट्रिक लेथ मशीन है और आपको ब्रिटिश पिच की चूड़ी काटनी है, या फिर ब्रिटिश लेथ मशीन है, आपको मैट्रिक पिच की चूड़ी काटनी है, या फिर जॉब पर काटे जाने वाली चूड़ी का पिच अलग दिया हुआ है और लीड स्क्रू का पिच अलग दिया हुआ है। तो फिर किस तरह से हम लोग इस चीजों को मैनेज करते हैं और चूड़ी को काटते हैं। तो चूड़ी काटने के सिद्धांत में चेंज गियर की गणना एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चेंज गियर के लिए आपको लेथ मशीन का पूरा मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, जो कि शुरुआत होता है कौन पुली हेडस्टॉक से, बैक गियर मैकेनिज्म, टम्बलर गियर मैकेनिज्म, और इसके पश्चात गियर ट्रेन मैकेनिज्म। गियर ट्रेन के पश्चात जाएगा आपका टम्बलर गियर मैकेनिज्म, और साथ में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लेथ कैरेज से संबंधित। लेथ कैरेज क्या होता है कि जो हमारा टूल होता है, कटिंग टूल, लेथ मशीन में जो कटिंग टूल होता है, तो कटिंग टूल को ऑटोमेटिक फीड प्रदान करने के लिए कैरेज में जो एप्रॉन यंत्रावली लगी होती है, उस एप्रॉन यंत्रावली का प्रयोग किया जाता है लेथ कटिंग टूल को ऑटोमेटिक फीड प्रदान करने के लिए। लेथ कटिंग टूल को हम लोग मुख्य रूप से 3 गतियां प्रदान करते हैं। तो इन गतियों के बारे में विचार करते हुए आज हम टॉपिक लेकर आए हैं लेथ कैरेज। लेथ कैरेज में चेंज गियर पार्ट का ये 5वां चैप्टर है। तो लेथ कैरेज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेथ कैरेज में ये मैंने पूरा आपको एक लेथ कैरेज का फिगर बना के रखा हुआ है, तो आप यहाँ पर लेथ कैरेज के बारे में जानेंगे। लेथ कैरेज क्या होता है? लेथ कैरेज का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है कटिंग टूल को 3 गतियां प्रदान करने के लिए। लेथ मशीन में क्या होता है, जॉब घूर्णन करता है, और जॉब घूर्णित जॉब के सापेक्ष स्थिर जो कटिंग टूल होता है उसकी जो गति के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, टर्निंग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि हमारी एक शाफ्ट होती है और ये शाफ्ट क्या होती है, अपनी एक्सेस पे घूमती है। यहाँ पे हम लोग कटिंग टूल लगाते हैं, कटिंग टूल लगाकर फिर क्या करते हैं, टर्निंग कार्य करते हैं या फेसिंग कार्य करते हैं, या जो भी हमको लेथ मशीन में कार्य करना होता है वो सारे कार्य हम यहाँ पर करते हैं। तो अब बात यहाँ पर आती है कि लेथ कटिंग टूल को, ये जो हमारा कटिंग टूल है, ये कटिंग टूल, इस कटिंग टूल को कितनी गतियां प्राप्त की जा सकती हैं। तो पहली फीड होती है आपकी लॉन्गिट्यूडिनल फीड। लॉन्गिट्यूडिनल फीड का मतलब होता है घूर्णित जॉब, जो आपका ये जॉब का घूर्णन है, इसकी एक्सेस के समानांतर जब आप फीड देते हैं तो उसे लॉन्गिट्यूडिनल फीड कहते हैं। क्रॉस फीड से तात्पर्य होता है कि जब आप कटिंग टूल को घूर्णित अक्ष के लंबवत में आप फीड देते हैं, अर्थात इस डायरेक्शन में फीड देते हैं, तो ये क्रॉस फीड हो जाता है। और एंगुलर फीड से तात्पर्य होता है कि जब हमको टेपर टर्निंग करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कटिंग टूल को किसी एंगल में फीड देते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं एंगुलर फीड। तो लेथ कैरेज के सबसे पहले हम लोग पार्ट यहाँ पे क्लियर करते हैं। कितने सारे पार्ट होते हैं लेथ कैरेज में? लेथ कैरेज के मुख्य रूप से आपके 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका सैडल और दूसरा पार्ट होता है आपका एप्रॉन मैकेनिज्म। तो आप देख रहे हैं कि मैंने ये पूरा कंप्लीट आपको एक कैरेज का फिगर बना के रखा हुआ है। कैरेज के फिगर में आप देखेंगे कि ये जो हिस्सा है ये एच आकार की कास्टिंग होती है। सैडल हमारा एक एच आकार की कास्टिंग होती है। तो ये आप देखेंगे ये हमारी एक एच आकार की कास्टिंग है, जो कि लेथ मशीन के जो बेड वे होता है, बेड जहाँ पे कैरेज मूव करता है,
पूरा उसके ऊपर आपका ये सैडल का हिस्सा क्या हुआ होता है, रखा हुआ होता है। ये सैडल आपका ये पूरा कंप्लीट हिस्सा क्या हो जाता है, आपका ये पूरा सैडल कहलाता है। इस सैडल के अगले हिस्से में जब हम लोग जाएंगे तो सैडल के आगे एक क्रॉस स्लाइड आपको क्या हो जाएगी, क्रॉस स्लाइड आपको बनी हुई स्लाइड प्राप्त होगी, जो कि हमारे इसमें क्रॉस स्लाइड क्या करती है, क्रॉस मूवमेंट में आगे पीछे पूरे में मूव करती है। और इसी क्रॉस स्लाइड के जस्ट ऊपर ये क्रॉस स्लाइड हमारी, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी हमारी क्रॉस स्लाइड है। और ये पूरी क्रॉस स्लाइड को हैंड व्हील के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, घुमाते हैं। और क्रॉस स्लाइड के हैंड व्हील में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो क्रॉस स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड के हैंड व्हील में लेफ्ट हैंड फिस्कर थ्रेड कटी होती है, ताकि जब हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने पर क्रॉस स्लाइड का आगे बढ़ना सुनिश्चित किया जा सके। क्रॉस स्लाइड के जस्ट ऊपर वाले भाग में एक रोटरी में पूरा में ग्रुप कटा हुआ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड रेस्ट। ये देख रहे होंगे आप यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड रेस्ट। इसके ऊपर क्रॉस स्लाइड के ऊपर, ये क्रॉस स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड के टॉप बेस पर कंपाउंड रेस्ट को बिठाया जाता है। कंपाउंड रेस्ट 0 से 360 डिग्री पूरे में क्या होता है, रोटेट होता है। और इसे किसी भी एंगल में क्या किया जा सकता है, सेट किया जा सकता है। सेट करने के लिए इसके अंदरूनी वाले भाग में टी ग्रुप बटे हुए होते हैं, और इन टी ग्रुप में ये टी बोल्ट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड रेस्ट को फिक्स करते हैं। कंपाउंड रेस्ट के जस्ट ऊपर एक डॉक्टेल फिटिंग में हमारी टॉप स्लाइड मूव होती है। ये हमारी टॉप स्लाइड है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये देखेंगे आप। तो ये हमारी एक टॉप स्लाइड होती है जो कि आपकी कंपाउंड रेस्ट के ऊपर बने भी जो आपकी डॉक्टेल होते हैं, डॉक्टेल ग्रुप में क्या करती है, पूरे में मूव करती है। और इस कंपाउंड रेस्ट के जस्ट ऊपर हम लोग फिक्स करते हैं टूल पोस्ट। ये हमारा टूल पोस्ट है। तो ये टूल पोस्ट का एक प्रकार का टाइप है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, टूल को पकड़ते हैं, और टूल को पकड़ने के पश्चात कटिंग प्रोसेस करते हैं। ये जो हमारा टूल पोस्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये टूल पोस्ट हमारा कौन सा टूल पोस्ट है, 4-वे टूल पोस्ट। इसको हम लोग बोल सकते हैं स्क्वायर टूल पोस्ट भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग एक और टर्रेट टाइप टूल पोस्ट भी बोलते हैं। तो ये हमारे इसके काफी सारे नाम हो जाते हैं, 3 प्रकार के नाम हो जाते हैं, जहां पर हम लोग इस टर्रेट को लूज करके इसको किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मूव करके अपेक्षा अनुसार हम लोग टूल यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो टर्रेट होता है अर्थात जो आपका 4-वे टूल पोस्ट होता है, 4-वे टूल पोस्ट में एक साथ 4 टूल को फोल्ड किया जाता है। तो यहाँ पे एक टूल, दूसरा टूल यहाँ, इसके तरफ पे तीसरा टूल और चौथा टूल यहाँ पे। इस तरह से इसमें 4 टूल एक साथ माउंट किए जा सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर अलग अलग टूल को हम लोग कार्य के अनुदेश लाकर क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। तो ये हमारा टूल पोस्ट हो जाएगा। टूल पोस्ट का टाइप में हमारा 4-वे टूल पोस्ट हो जाएगा। 4-वे टूल पोस्ट किस पे माउंट होता है, टॉप स्लाइड पे माउंट होता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी कंपाउंड रेस्ट पे माउंट नहीं होता है। टूल पोस्ट जो होता है हमेशा टॉप स्लाइड पे ही माउंट होता है। और आपकी जो टॉप स्लाइड होती है, ये जो टॉप स्लाइड आप देख रहे हैं, टॉप स्लाइड का जो हैंड व्हील है, इसका जो स्क्रू रॉड अंदर की ओर गया हुआ है, इसका जो स्क्रू रॉड अंदर की ओर गया हुआ है, इसमें भी कहीं ना कहीं चूड़ियां कटी होंगी। तो इसमें कौन सी चूड़ियां होती हैं, टॉप स्लाइड में भी लेफ्ट हैंड स्क्रू थ्रेड होती है, ताकि टॉप स्लाइड को क्लॉकवाइज या हैंड व्हील को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने पर आपकी टॉप स्लाइड आगे की ओर बढ़ना सुनिश्चित कर सके। लेफ्ट हैंड थ्रेड होगी तभी ये क्या होगी, आगे की ओर घूमेगी। अगर इसमें राइट हैंड थ्रेड होती तो ये क्या होती, पीछे की ओर आती। जबकि हमको क्या होता है, इस टूल को आगे की ओर लेकर जाना हुआ होता है। इसीलिए क्रॉस स्लाइड में आपकी जो टॉप स्लाइड होती है, टॉप स्लाइड के स्क्रू में आपकी लेफ्ट हैंड थ्रेड होती है। यहाँ पे मैंने इसको लिखा भी हुआ है, और आपको आगे चलते नोट्स में भी प्राप्त हो जाएगा। अब आपकी जो टॉप स्लाइड होती है, इस टॉप स्लाइड को कंपाउंड रेस्ट की सहायता से, जो आप ये देख रहे हैं, ये आप कंपाउंड रेस्ट देख रहे हैं, इस कंपाउंड रेस्ट की सहायता से 0 से 360 डिग्री, 0 से 360 डिग्री किसी भी कोण पर मूव किया जा सकता है। आपकी जो टॉप स्लाइड होती है क्रॉस स्लाइड में जब इस पोजीशन पे अटैच होती है, इस पोजीशन पे अटैच होने का मतलब होता है जॉब के एकदम समानांतर जब अटैच होती है तब ये इसकी 0 रीडिंग कहलाती है। अर्थात यहाँ पे 0 डिग्री का ये ग्रेजुएशन होगा। अब 0 डिग्री से कोई भी कोण पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरी टॉप स्लाइड को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और ये टॉप स्लाइड का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है जो आपकी कंपाउंड रेस्ट विधि से, कंपाउंड स्लाइड विधि से जो टेपर टर्निंग होती है उसमें, बोरिंग ऑपरेशन में, मल्टी स्टार्ट थ्रेड काटने में कंपाउंड स्लाइड का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। टॉप स्लाइड को हम लोग कंपाउंड स्लाइड के नाम से भी जानते हैं, परंतु कंपाउंड रेस्ट अलग होता है। कंपाउंड रेस्ट आपका ये एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि क्रॉस स्लाइड के ऊपर आपका कंपाउंड रेस्ट को माउंट किया जाता है। कंपाउंड रेस्ट आपका क्रॉस स्लाइड पर अटैच होता है, और ये आपकी क्रॉस स्लाइड है।
और क्रॉस स्लाइड पे आपका ये देख रहे होंगे यहाँ पे भी डॉकटेल कटा हुआ है। तो कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो क्रॉस स्लाइड होती है और जो टॉप स्लाइड होती है वो कौन से फिटिंग के अंतर्गत आती है, तो वहां पे डॉकटेल फिटिंग होती है। स्लाइडिंग फिटिंग के अंतर्गत हमारे जो डॉकटेल खांचे होते हैं, डॉकटेल ग्रूव होते हैं, उन पे हम लोग क्रॉस स्लाइड और टॉप स्लाइड दोनों को क्या करते हैं, फिट करते हैं। आपकी जो क्रॉस स्लाइड का जो स्क्रू होता है, क्रॉस स्लाइड के स्क्रू में भी कौन सी थ्रेड होती है, लेफ्ट हैंड स्क्रॉ थ्रेड होती है। और क्रॉस स्लाइड का मुख्य प्रयोजन किया जाता है जो फेसिंग ऑपरेशन होते हैं, या कहना चाहिए आपके जॉब की घूर्णित अक्ष के अनुदिश जब हम लोग लंबवत फीड देते हैं तो उससे हम लोग बोलते हैं कौन सी फीड, क्रॉस फीड बोलते हैं। क्रॉस स्लाइड में भी आपके माइक्रोमीटर के ग्रेजुएशन अंकित होते हैं ताकि आप फाइन मूवमेंट को सुनिश्चित कर सकें। क्रॉस स्लाइड आपकी माउंट होती है किसके ऊपर, सैडल के ऊपर माउंट होती है और ये पूरा हिस्सा आपका कैरेज कहलाता है। सैडल का एक हिस्सा जो आप देख रहे हैं, सैडल का सामने वाला हिस्सा अर्थात लेथ मशीन के सामने वाला हिस्सा, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं एप्रॉन मैकेनिज्म। तो अगली वीडियो में आपको इस एप्रॉन मैकेनिज्म के बारे में कंप्लीट पूरा बताऊंगा मैं। एप्रॉन मैकेनिज्म में फिर भी बता देता हूं, एप्रॉन मैकेनिज्म में ये हमारा हैंड व्हील होता है और इस हैंड व्हील के माध्यम से कैरेज को लॉन्गिट्यूडिनल फीड दी जाती है। कैरेज को कौन सी फीड दी जाती है, लॉन्गिट्यूडिनल फीड दी जाती है। अब इसके माध्यम से बाय मैनुअल फीड भी दी जा सकती है और बाय ऑटोमेटिक फीड भी दी जा सकती है। लेकिन ऑटोमेटिक फीड के लिए आपको फीड रॉड का प्रयोग करना पड़ता है, जो कि फीड मैकेनिज्म, एप्रॉन मैकेनिज्म, इसकी अगली वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा, उसको जरूर वॉच करें। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे काफी सारे लीवर बने हुए हैं। तो लीवर में आपको मैं बता दूं, ये हमारा कैरेज को लॉक करने वाला लीवर होता है। इनकेस अगर हमको कैरेज को किसी स्थिति में लॉक करना होता है तो ये हमारा लीवर को हम लोग क्या कर देते हैं, लॉक एंड अनलॉक पोजीशन में करके क्या करते हैं, किसी भी पोजीशन को उसको बेड पे लॉक कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे आप देख रहे होंगे तो ये हमारा बना हुआ है लीड स्क्रू लीवर। ये आप देखेंगे यहाँ पे एक लीड स्क्रू बना हुआ है और लीड स्क्रू के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। ये देख रहे हैं आप लीड स्क्रू के बारे में मैंने आपको बताया कि ये कार्बन स्टील या फिर एलॉय स्टील का बनाया जाता है, जिसमें एक में थ्रेड काटी जाती है और उसका कोण होता है 29 डिग्री। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके पश्चात लीड स्क्रू का केवल सिंगल एक ही प्रयोजन है और वह है इंगेज विद हाफ नट के साथ इंगेज करके ओनली थ्रेडिंग ऑपरेशन में, केवल थ्रेडिंग ऑपरेशन में लीड स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। इसके जस्ट नीचे लीड स्क्रू के नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक फीड रॉड लगी हुई है, ये फीड रॉड है। इस फीड रॉड का यूज क्या होता है, इस फीड रॉड का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है कैरेज को या फिर क्रॉस स्लाइड को ऑटोमेटिक फीड प्रदान करने के लिए फीड रॉड का प्रयोग किया जाता है। फीड रॉड में पूरी लंबाई में आपका एक स्लॉट काटा जाता है। तो आपका देखेंगे यहाँ पे फीड रॉड, फीड शाफ्ट के बारे में आपको लिखा हुआ है कि पूरी लंबाई में स्लॉट काटा, जिसमें पैग फेदर की सहायता से ड्रॉप बर्नों को लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं, अगली वीडियो में आपको जरूर क्लियर करूंगा। अब टूल की ऑटोमेटिक फीड में कैरेज का प्रयोग करते हैं। टूल की ऑटोमेटिक फीड में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, फीड शाफ्ट का प्रयोग करते हैं। और कैरेज के मैनुअल फीड के लिए आप देख रहे होंगे, जब हम लोग को बाय हैंड चलाना होता है, हमको ऑटोमेटिक फीड प्रदान नहीं करनी होती है, तो कैरेज की मैनुअल फीड में हैंड व्हील विथ रेक एंड पिनियन मूवमेंट का प्रयोग करते हैं। रेक एंड पिनियन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहां पर किसी रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में क्या करना हो, कन्वर्ट करना हो। यहाँ पे आप देखेंगे बेड के जस्ट नीचे मैंने बेड के जस्ट नीचे मैंने रेक बनाए हुए हैं। ये लेथ मशीन के रेक होते हैं और ये रेक जाके अटैच होते हैं इस हैंड व्हील के साथ। एक पिनियन होता है और उस पिनियन के जस्ट ऊपर एक और गियर होता है, उस गियर से आपके क्या होते हैं, ये अटैच हो जाते हैं। तो इसको मैं अगली वीडियो में आपको एकदम क्लियर कर दूंगा, अगली वीडियो वॉच जरूर करें। तो जब हम लोग को बाय मैनुअल घुमाना होता है, हम लोग इसको क्या करते हैं, बाय मैनुअल घुमाते हैं और हमारा जो कैरेज होता है वो आगे पीछे क्या होता है, हैंड व्हील के घूर्णन की दिशा में मूव होता है। तो और इसके पश्चात हमारा एंगुलर फीड कैसे आती है, एंगुलर फीड आने के लिए क्रॉस स्लाइड को इस कंपाउंड रेस्ट में 0 से 360 डिग्री किसी भी कोण पर हम लोग क्या कर सकते हैं, माउंट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, घुमा सकते हैं और एंगुलर फीड दे सकते हैं। एंगुलर फीड किस लिए दी जाती है, जो टेपर टर्निंग होती है या फिर किसी कोण पर टर्न करना होता है तो वहां पर एंगुलर फीड का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो ये था हमारा कंप्लीट आपका ये कैरेज का सिस्टम। अब इस कैरेज में आपकी एक क्रॉस स्लाइड होती है और एक होती है टॉप स्लाइड। इन दोनों में दो डिफेक्ट आते हैं, वो दो डिफेक्ट मैंने आपको बताए हैं। एक होता है बैकलैश और एक होता है स्लैकनेस।
तो सबसे पहले मैं बैकलैश को आपको क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ। बैकलैश क्या होता है कि जब आप क्रॉस स्लाइड या टॉप स्लाइड, जैसे आपकी ये क्रॉस स्लाइड है और ये आपकी टॉप स्लाइड है, तो क्रॉस स्लाइड को जब हम लोग लगातार आगे पीछे मूव करते रहते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि लगातार पार्टों के घर्षण करने के कारण पार्ट घिस जाते हैं, और पार्ट घिसने के कारण आपका जो स्क्रू होता है, जिस स्क्रू के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको आगे पीछे पूरा मूव कर रहे हैं, इस स्क्रू में और जो नट होता है उस नट के बीच में कहीं ना कहीं लूजनेस आ जाती है, अर्थात पार्ट घिस जाने के कारण। तो जब आप इसको आगे की ओर लेके जाते हैं तो आगे की ओर तो आसानी से चला जाता है, परंतु जब हम इसको पीछे लेकर आना चाहते हैं तो इसको एक बार या 2 बार घुमाने पर भी ये पीछे नहीं आता है, और उसके कुछ समय पश्चात पीछे आना स्टार्ट करता है। मतलब इसकी जो फाइन मूवमेंट थी वो फाइन मूवमेंट क्या हो गई, यहाँ पर आपकी कमजोर हो गई और लगभग खत्म से ही हो गई। तो आप देखेंगे कि इसको लगभग पीछे घुमाने पर ये वापस नहीं आता है, इसको हम लोग बोलते हैं बैकलैश एरर। तो इसके स्क्रू को और आपके टॉप साइड के स्क्रू को, दोनों के स्क्रू को हम लोग एक स्प्लिट नट होता है हमारा, एक स्प्लिट नट होता है आगे की ओर, एक हाफ नट टाइप का, एक बॉक्स नट टाइप का स्प्लिट नट होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों को अटैच करते हैं। तो स्प्लिट नट को जैसे जैसे हम लोग टाइट करते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारी बैकलैश एरर को क्या करेगा, दूर कर देगा। तो बैकलैश एरर को दूर करने के लिए स्प्लिट नट को क्या करना चाहिए, टाइट करना चाहिए। अब बात करते हैं स्लैकनेस की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्लैकनेस क्या होती है? तो जब आपकी क्रॉस स्लाइड या फिर आपकी टॉप स्लाइड कंटिन्यूअस पार्ट क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं, तो पार्टों के कंटिन्यूअस मूविंग के कारण पार्ट घिसते हैं। आप सभी जानते हैं कि घर्षण होने के कारण पार्ट में घिसाव होता है और घिसने के कारण पार्ट घिसते हैं, जिसके कारण से कहीं ना कहीं इनके बीच में गैप आएगा और वो गैप झोल प्रदान करेगा, अर्थात कहीं ना कहीं आपके पार्टों की शुद्धता को क्या करेगा, प्रभावित कर देगा। तो प्रभावित करने के कारण आपकी पूरी क्रॉस स्लाइड क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। पूरी क्रॉस स्लाइड को आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। इसी प्रकार से टॉप स्लाइड के कंटिन्यूअस मूवमेंट के कारण कहीं ना कहीं पार्ट घिसते हैं, और पार्ट घिसने के कारण इनमें एक प्ले आ जाता है, और प्ले के कारण आपको टॉप स्लाइड को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इससे बचने के लिए एक टेपर जिब होती है, ये जो आप देख रहे हैं टेपर जिब, टेपर जिब को हम लोग आगे की ओर से क्या कर देते हैं, मूव कर देते हैं। देखेंगे आप दोनों तरफ मैंने आपको टेपर जिब को मूव किया हुआ है। तो केवल टेपर जिब को एक ही दिशा में लगाया जाता है, दोनों दिशाओं में नहीं लगाया जाता है। ये टेपर जिब आपकी ब्रास की एक स्ट्रिप होती है, एक टेपर में स्ट्रिप होती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, एक साइड से लगाते हैं, और अब इसके पश्चात जब पार्ट लगातार चलते रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी टेपर स्ट्रिप भी घिसेगी। अब जब टेपर स्ट्रिप घिसेगी तो कहीं ना कहीं लूजनेस आएगी, पार्टों में गैप आएगा। तो फिर यहाँ पे साइड में एलन स्क्रू लगे हुए होते हैं, क्रॉस स्लाइड में भी और आपके टॉप स्लाइड में भी एलन स्क्रू लगे हुए होते हैं। इन एलन स्क्रू के माध्यम से हम लोग जब इसको टाइट करते हैं तो टाइट करने पर ये क्या होता है, इसको पीछे की ओर ढकेल देता है, जिससे जो हमारी गैप होते हैं वो गैप क्या हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं। तो ये हमारी स्लैकनेस होती है, और स्लैकनेस को दूर करने के लिए टेपर जिब का एडजस्टमेंट किया जाता है, इसके माध्यम से, एलन स्क्रू के माध्यम से। तो यहाँ पे हमारा ये जो कैरेज का जो चैप्टर था वो हमारा क्लियर होता है। इसके अगली वीडियो में हम एप्रॉन मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। एप्रॉन मैकेनिज्म के बारे में पूर्णतः आपको समझाएंगे उस वीडियो में। कैरेज के बारे में एक बार पुनः मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ। जो कैरेज होता है, कैरेज का कार्य होता है टूल को ऑटोमेटिक फीड प्रदान करना या मैनुअल फीड प्रदान करना। कुल मिला के जो कैरेज का कार्य होता है, टूल की फीडिंग। कैरेज को हम लोग कई बार हिंदी में गाड़ी बोलते हैं। तो गाड़ी का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है कुल मिला के टूल की फीडिंग। तो यहाँ पे केवल आंसर आ जाएगा, कैरेज का जो मुख्य कार्य होता है टूल की फीडिंग। ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही आप नेक्स्ट वीडियो जरूर वॉच करें। आगे आपको कुछ पीडीएफ प्राप्त हो रही है जो इससे संबंधित है, तो आप उसको वीडियो को पॉज करके नोट जरूर करें, और लगातार सक्सेस जोन के साथ बने रहें। वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो यहाँ पे आपको लेथ कैरेज से संबंधित नोट्स आपको प्राप्त किए जा रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट जरूर करें, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रह सकें। तो आप इनको नोट जरूर करें। यहाँ पे जैसे लॉन्गिट्यूडिनल फीड के बारे में लिखा हुआ है, कार्य की घूर्णन अक्ष के समानांतर सीधे कैरेज हैंड व्हील द्वारा। क्रॉस फीड, कार्य की घूर्णन अक्ष के लंबवत क्रॉस स्लाइड द्वारा। एंगुलर फीड, कार्य की घूर्णन अक्ष के किसी कोण पर कंपाउंड स्लाइड द्वारा।
इस हिसाब से कैरिज के दो प्रमुख कार्य हैं। तो जैसे आपके एक पार्ट होता है आपका सैडल के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, कास्ट आयरन का बनाया जाता है, एच आकार की ढलाई होती है। इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। सैडल के और भी पार्ट होते हैं जो कि मैंने आपको वीडियो में समझाए हुए हैं, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट, टॉप स्लाइड, इनको आप नोट जरूर करें। और यहाँ पे एप्रॉन मैकेनिज्म के बारे में बताया गया है, एप्रॉन मैकेनिज्म किस तरह से कार्य करता है, एप्रॉन मैकेनिज्म में क्या क्या होता है। तो आप एप्रॉन मैकेनिज्म के तत्वों को भी वीडियो को पॉज करें और इनको नोट जरूर करें, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा आपकी यूजफुल कंटेंट ये हो सकें। और इस तरह से आप सक्सेस के साथ लगातार बने रहें। धन्यवाद।